नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रीति मनचंदा जी से इनफर्टिलिटी के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। पहले तो आप इनफर्टिलिटी के बारे में हमें कुछ बताइए। इनफर्टिलिटी मतलब हमारी जो लाइफ का सिस्टम है कि हम अपने आगे हमारे बच्चे हों, हमारी प्रोजेनीज चले, तो अगर किसी कपल में ये क्षमता ना हो कि वो अपने लाइफ में अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकें, चाहे वो पार्टनर मेल पार्टनर के एंड पे गलती है या परेशानी है या फीमेल पार्टनर के एंड पर है, तो दैट इज़ व्हाट इनफर्टिलिटी इज। तो इनफर्टिलिटी में का जो ट्रीटमेंट है, हमें नॉर्मली व्यक्ति को शादी के कितने दिन बाद करवाना चाहिए? आइडियली मेडिसिन में इनफर्टिलिटी को हम 1 साल के बाद ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। शादी के 1 साल बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। करेक्ट। इनफर्टिलिटी होती कितने टाइप की है? 2 टाइप्स, एक तो मेल इनफर्टिलिटी, एक फीमेल इनफर्टिलिटी, और दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। जिस तरह से ये एक ऐसा प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, जहाँ पर मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों की बराबर कार्यक्षमता कहो या दोनों की बराबर इन्वॉल्वमेंट है, तो 2 टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटीज देयर। वन इज मेल इनफर्टिलिटी, द अदर इज फीमेल। जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसके क्या कारण होते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं? अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो लोग बोलते हैं स्ट्रेस इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर इनफर्टिलिटी। यस, इट इज, लेकिन ऐसा एसेंशियली नहीं है। कुछ केसेस में फॉर अ गुड प्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म वन शुड बी फिट, लाइक डायबिटीज़ हो सकता है, उनको हाई बीपी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब फैटी लिवर का ही केस ले लीजिए। लिवर ने ही आपकी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करना है और इसी प्रोटीन सिंथेसिस से फर्दर हार्मोन्स बनने हैं। तो अगर मैं आम भाषा में समझाने की बात करूं तो आपने जिस तरह से कपड़ा सिलवाना हो तो उस कपड़े को खरीदना ज़रूरी है। आपके शरीर में हार्मोन्स हों, उसके लिए उस हार्मोन्स के लिए प्रोटीन्स का होना ज़रूरी है, और प्रोटीन का सिंथेसिस लिवर से है। सो इनडायरेक्टली एंडोक्राइंस या हार्मोन्स के सही प्रोडक्शन के लिए लिवर, पैनक्रियास सब इन्वॉल्व होते हैं। सो रीजंस कैन बी लिवर, कैन बी पैनक्रियास, कैन बी स्ट्रेस, कैन बी एनीवेयर, नॉट ओनली द प्राइवेट पार्ट्स और नॉट ओनली द जेनिटेलियाज। और फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या? सेम। द ओनली थिंग इज मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट। ओवोसाइट बनेगा या स्पर्म बनेगा, एग बनेगा या स्पर्म बनेगा, दोनों के ही केस में हार्मोन्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर मेल के केस में हार्मोन ए है और फीमेल के केस में हार्मोन बी है, लेकिन उन दोनों हार्मोन्स का बेसिक नेचर तो प्रोटीन ही है, और प्रोटीन तो लिवर नहीं बनाना है। यहीं पर अगर मैं इंसुलिन का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखूं तो यस, अगर इंसुलिन इन्वॉल्वमेंट ठीक से ना चले तो ब्रेन को फीडबैक मैकेनिज्म नहीं जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म नहीं जाएगा तो हार्मोन्स जिस चैनल पे बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे। फीमेल्स को जैसे आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी, सिस्ट बनता है, एग बनता ही नहीं है। ये वो कंडीशंस हैं जो फीमेल में हम जज कर लेते हैं। मेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। द ओनली थिंग इज उनकी जजमेंट इतनी ईजी नहीं होती। मैम, जो इनफर्टिलिटी होती है उसके लिए क्या हार्मोन ही या स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं, कुछ केसेस में जैसे किसी फीमेल वुमेन को अनफॉर्चुनेटली यूट्रस में फाइब्रॉइड इतना बड़ा है कि कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती, सो दैट कुड बी अ रीजन। क्योंकि अगर ऐसे में किसी पेशेंट को कंसीव हुआ भी तो बिफोर द पेशेंट कुड गेट टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट, द बेबी वुड गेट अबॉर्ट। तो यूट्रस के अपना स्ट्रक्चर एक रीज़न हो सकता है। किसी को फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो फिलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज उसके हार्मोन से इतना इन्वॉल्व नहीं है, ये एक अलग कंडीशन है। एग तो बना लेकिन एग यूट्रस तक पहुंचा ही नहीं, एग फिलोपियन ट्यूब में फर्टाइल हुआ ही नहीं क्योंकि ट्यूब ब्लॉक थी। एग को फिलोपियन ट्यूब ने कैच ही नहीं किया क्योंकि ये सारा प्रोसीजर फर्टिलाइजेशन का फिलोपियन ट्यूब में होता है। अगर वही बंद है तो कैसे हो सकता है? तो अकेला हार्मोन्स या स्ट्रेसेस का रीजन नहीं है। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक यूट्रस, लाइक फेलोपियन ट्यूब, या मेल्स के केस में इमेच्योर टेस्टिस या हाइड्रोसील, ये कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अपनी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी आ रही है। मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ दोज डिजीजेस इनफर्टिलिटी आ रही है। अच्छा मैम, कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई बार स्पर्म काउंट पूरे नहीं होते या एग फॉर्मेशन नहीं हो पाता,
तो उसके क्या कारण होंगे? टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रहता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी डेवलप हो जाए जहाँ टेस्टिस का टेम्परेचर उतना नहीं रहे तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। यस, और एग जैसे नहीं बन पाते कईयों के, तो उसमें पीसीओडी इज द कॉज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक कंडीशन है जो आज की डेट में बहुत कॉमन है और उसकी वजह से एग नहीं डेवलप होते। तो आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे पहले तो आप जो डायग्नोस करते हैं आयरिडोलॉजी से, वो किस तरह करते हैं? हम ये जानना है। हम आइरिस एनालिसिस करके उस पेशेंट की पैथोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जब पेशेंट मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले उसका एक ब्लड टेस्ट कराती हूँ, AMH इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। इस हार्मोन का लेवल मुझे बताता है कि उस पेशेंट की आने वाली लाइफ, यानी कि उसके आने वाले कल में फर्टिलिटी किस लेवल पर हेल्प, हमें नेचुरल फर्टिलिटी का लेवल क्या है। ये अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो एग कितना इजीली हमें मिल सकता है उसका मूल्यांकन है। और अगर ये किसी का कम हो तो हम आइरिस एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उसमें हम रीज़न ढूंढते हैं कि उस केस में हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है, कि पैनक्रियाज रिस्पॉन्सिबल है, कि पेट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट है, कि एड्रीनल इन्वॉल्वमेंट है, कि स्ट्रेस रिंग्स इन्वॉल्वमेंट में है, या अगेन जैसे मैंने बताया लिवर इन्वॉल्वमेंट में है। सो कौन से ऑर्गन की वजह से वो चैनल जो है जहाँ ए से लेकर जेड तक हमको पहुंचना था वो नहीं पहुंचे, उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्नोस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन टोटली ब्लेसफुली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि किसी और चीज को देख पाओ। अच्छा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से वो ट्रीट हो सकती है इन सब के लिए? यस, और ये मैं आपको सच बताऊं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अभी पीछे कुछ टाइम पहले हमने केस ठीक किया था, उसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज थी। पेशेंट को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि नहीं हो सकता, और जब हमने टेस्ट किया आइरिस एनालिसिस तो पता चला एड्रीनल का फटीग था, थकावट एड्रीनल की। और उस केस में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर या हमारे कुछ एक हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जो देखिए, ट्यूबल ब्लॉकेज 2 सेकंड के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्यूब है जिसे खुला रहना चाहिए, वो बंद हो गई। उसके बंद होने की वजह फेलोपियन ट्यूब खुद भी हो सकती है, उसके ऊपर से किसी ऑर्गन का प्रेशर भी हो सकता है, और उसके आगे या पीछे कहीं कोई पैथोलॉजी भी हो सकती है, राइट। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अपना एक सीक्रेशन है, अपना एक म्यूकस सीक्रेशन है। किसी वजह से अगर पेशेंट को बारी बारी PID होता है तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो जाती है अपने ही सीक्रेशन की वजह से। अच्छा, तो ऐसे केस में आइरिस एनालिसिस ने हमें मदद करी। हमने देखा उनके सर्विक्स पे क्रिप्ट था, हमने देखा उनके यूट्रस पे लेक्यूना था, हमने देखा उनके पैनक्रियास पे एक लेक्यूना था, और दूसरा एक उनके आइरिस में ना ऑरेंज कलर की पिगमेंट थी। ऑरेंज कलर की पिगमेंट जो है वो प्रीडिस्पोज करती है कि उस पेशेंट का पैनक्रियास सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसको चैनलाइज करूं तो मैंने सबसे पहले उनके इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को टारगेट किया, C1 यूज करी ताकि उनके एड्रीनल फटीग को कम किया जा सके, C2 यूज करी ताकि उनका यूट्रस वॉश ऑफ हो सके। तो इन सारे फैक्टर्स को हमने जब इकट्ठा जोड़ा और शुरू किया तो 2.5 मंथ में उन्होंने कंसीव किया था, एंड नाउ शी इज ग्रेविड, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो आपका ये कहना है कि इंसुलिन आल्सो इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? यस। आपके ब्रेन ने, हमारी फीमेल बॉडीज की बात करूं तो हार्मोन्स को 3 स्टेप्स में बांटा गया है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ है 1st, 2nd एंड 3rd। फर्स्ट फेज में हार्मोन्स अलग है, सेकंड फेज में अलग है, थर्ड फेज में अलग है। कैसे पता चलता है कि इस फेज के हार्मोन बन गए, अब इस फेज के बनने चाहिए? ब्रेन को कौन मैसेज देगा कि ये हार्मोन्स बन गए, अगले हार्मोन्स बनने चाहिए? ये जो हार्मोन्स को बताने का ब्रेन को चैनल है, इसको फीडबैक कहते हैं, और ये काम करता है इंसुलिन और एड्रीनल। अगर उस पेशेंट के आइरिस में मुझे पैनक्रियाज और एड्रीनल दिखा तो ही मुझे पता चल पाया कि ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना, ये गड़बड़ कर गया, तो मुझे उसे भी चैनलाइज करना था। वो फीडबैक ना जाने से वो जो फीमेल हार्मोन बनने चाहिए थे वो नहीं बन रहे। करेक्ट, जिसकी वजह से PID कंडीशन डेवलप हुई। PID इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसकी वजह से जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनमें इतना म्यूकस हो गया कि ट्यूब ब्लॉक्ड हो गई। तो अगर हम उसे ट्रीट कर देते हैं, बाकी ये हुआ है वेरी गुड। और इसमें अच्छी बात ये थी कि समय पर हुआ, क्योंकि उस पेशेंट का AMH बहुत कम था। AMH कम होने से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक हार्मोन है, अगर ये कम हो गया तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी डिक्रीजेस, और उसमें हमारे पास समय भी कम था। पर ईश्वर की कृपा से आइरिस एनालिसिस ने हमें सही रास्ता दिखाया और हम उस जगह पे पहुंच पाए जो एक्चुअली मेडिसिन देनी चाहिए थी, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ने वर्क करा। वर्क किया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी।